बात करते हैं टिम्पैनोप्लास्टी की। टिम्पैनोप्लास्टी में क्या करेंगे कि अगर मिडिल ईयर में कोई डिजीज है उसको खत्म करेंगे। डिजीज अब कोई भी हो सकती है, कोई मैस था या फ्लूड था या जो भी मसला था, ओसिकल्स का कोई मसला था। और फिर हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन थी तो उसको ठीक कर दो, अगर ओसिकल की डिसकंटिन्यूटी थी उसको ठीक कर दो, मतलब आपका हेयरिंग मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। और बाजू का टिम्पैनोप्लास्टी को आपको कंबाइन करना पड़ता है मेस्टोडेक्टमी के साथ। अच्छा, मिडल ईयर रिकंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है कि डैमेज कितना हुआ है ईयर में, ये तो कॉमन सी बातें हैं ना। जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपके पास कौन सी फिजियोलॉजी है हेयरिंग मैकेनिज्म की, मतलब क्या पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटैक्ट होनी चाहिए, जो ठीक होनी चाहिए, फिर आपका पूरा जो कंडक्शन है साउंड का वो होता है। सबसे पहले तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए। हमने देखा था कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है, इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंटैक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके जो ओसिकल्स हैं वो चेन जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उनकी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो फंक्शनिंग जो विंडोज है दो होनी चाहिए, एक ओवल विंडो और दूसरी राउंड विंडो। और ओवल विंडो में क्या होता है कि स्टेपिस का फुट ब्लेड उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है ओसिकल्स की वो ओवल विंडो के जरिए कोक्लिया के पास जाती है, तो एक वो होनी चाहिए। दूसरी राउंड विंडो है जिसको रिलीफ विंडो भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अकोस्टिक सेपरेशन ऑफ टू विंडोज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमने ये तो कह दिया कि दो विंडोज होनी चाहिए, एक आपके पास होनी चाहिए ओवल विंडो और एक आपके पास होनी चाहिए राउंड विंडो। लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि ओवल विंडो और राउंड विंडो में एक साथ आवाज चली जाए, मतलब जो पीछे से वाइब्रेशन आ रही है, ओसिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो ये होना चाहिए कि एक विंडो में वाइब्रेशन पहले जाए, जो कि हमारी ओवल विंडो होती है, कि पहले जो साउंड है या जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होती है ओवल विंडो के पास, ओवल विंडो से फिर आगे जो भी इनर ईयर उधर चली जाती है। और ये जो आपकी राउंड विंडो है ना, इस तक बाद में आनी चाहिए, क्योंकि ये रिलीफ है। इसने क्या करना है कि जो अंदर इनर ईयर में वाइब्रेशंस हो रही है ना, वो इसके जरिए वापस आती हैं, तो ये रिलीफ विंडो होती है। अगर इसमें भी उसी वक्त आवाज जाएगी, इसमें भी जाएगी, दोनों से आवाज अंदर जाएगी, तो फिर हमारी कंडक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि एक रिलीफ विंडो और दूसरी जो है वो ट्रांसमिट करे, ओवल विंडो जो है। तो वो क्या कह रहे हैं, साउंड डजंट रीच बोथ विंडो सिमल्टेनियसली, इसीलिए तो ओसिकल्स की चेन को इसके साथ अल्लाह ने अटैच किया। जो स्टेपिस का फुट प्लेट है वो ओवल विंडो के साथ अटैच है, ताकि वो साउंड को यहाँ कंडक्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि यूस्टेकिन ट्यूब फंक्शनिंग। अब हमने देखा था कि जब भी यूस्टेकिन ट्यूब बंद हो जाती है, जैसे सुपरेटिव टाइटस मीडिया था या सीरियस ओराइटिस, यूस्टेकिन ट्यूब जब बंद हो जाती है ना, तो तब भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है। और आपका जो एंड पे ये चीज है कि जो आपका सेंसिनुलर अपरेटस है, मतलब आपने सारी कंडक्शन मैकेनिज्म ठीक कर दिया लेकिन आगे कोक्लिया ही खराब है या वो एट्थ नर्व ही खराब है, तो फिर भी आपको कभी भी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो ये जो 6 से 7 चीजें ये सारी इंटैक्ट होंगी, फंक्शनिंग होंगी, तो तब आपको साउंड जो है ना वो ट्रांसमिट होगी और तब आपको सुनाई भी देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक चीज वो बता रहा है कि मेरिंगोप्लास्टी क्या होती है। अगर हमने सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर करना है तो वो होगी मेरिंगोप्लास्टी। अगर हमने सिर्फ ओसिकल की चेन को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो होगी ओसिकुलोप्लास्टी। और टिम्पैनोप्लास्टी में दोनों आ जाती हैं, ओसिकल्स को भी ठीक करो, टिम्पैनिक। मतलब टिम्पैनोप्लास्टी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी मिडिल ईयर में डिजीज है ना, हम इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं कि जो भी मिडिल ईयर में डिजीज है ना उसको इरेडिकेट करना है। अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो डिजीज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की होनी चाहिए या वो डिजीज ओसिकल, हमने कहा वो जो डिजीज है उसको इरेडिकेट करो। उसके बाद हमने कहा कि हियरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करो, तो इसमें दोनों चीजें याद आती है ना, ओसिकल्स भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी। अब आ जाती है जी टाइप्स, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ टिम्पैनोप्लास्टी। इसको ना मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी फिगर से और फिर हम वहां से रीड करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास ना नॉर्मल मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। नॉर्मल ये होता है कि ये आपका जो भी ईयर कनाल है यहाँ पर आपकी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आगे 3 ओसिकल्स आती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस की जो फुट प्लेट होती है ये वाली, ये जाके अटैच होती है ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो से साउंड अंदर जाती है, वो जो भी अंदर कोक्लिया का सारा मैकेनिज्म है वो चलता है, और जो वाइब्रेशन होती है थोड़ी बहुत वो वापस आती है राउंड विंडो से, यानी कि रिलीफ विंडो से थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है वापस आ जाता है। तो ये सारा नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा होता है और ये आपकी सेमी सर्कुलर कनाल है, ठीक हो गया। अब हुआ ये है कि अगर हमें टिम्पैनोप्लास्टी क्यों करनी पड़ी है कि मिडिल ईयर में कोई डिजीज थी। अब लेट्स सपोज कि डिजीज सिर्फ इतनी थी कि उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही डैमेज किया था, बाकी ऑसिकल्स को कुछ भी नहीं हुआ, तब हम टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी कहेंगे, जिसको इवन हम मेरिंगोप्लास्टी भी कहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक करना पड़ता है, उसको जो है वो क्या कहते हैं रिपेयर करना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ता, बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयर कर दिया तो ये होगी टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी, जिसको मेरिंगोप्लास्टी भी कह सकते हो। अब टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में ये मसला हो रहा है कि आपको नजर आ रहा है आपकी एक ओसिकल यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही, लाइक ये स्टेपिस है ठीक है और ये इंकस है, लेकिन जो मैलियस है ना उसका थोड़ा सा पार्ट नहीं नजर आ रहा, मतलब मैलियस नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा पार्ट ना हो, ये भी हो सकता है पूरे की पूरी मैलियस ही ना हो। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ग्राफ्ट आप रखोगे ना, या तो मैलियस का जो रेमिनेंट है थोड़ा बहुत पार्ट बचा है उस पर रखोगे, या डायरेक्टली इंकस पे आपको ग्राफ्ट रखना पड़ेगा। मतलब ग्राफ्ट ही आप प्लेस कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा आगे आ गए हो, पहले सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक मसला था, अब ओसिकल्स भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये होती है टाइप 2 टिम्पैनो
प्लास्टी, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 में जब हम देखते हैं तो हमें ना तो मैलियस नजर आ रही है ना इंकस नजर आ रही है, ना मैलियस है ना इंकस है, सिर्फ स्टेपिस का आपको नजर आ रही है कि स्टेपिस मौजूद है, स्टेपिस का हेड नजर आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ग्राफ्ट है वो हम स्टेपिस के हेड पर रखेंगे, ठीक है। ग्राफ्ट कहाँ पे रखा जा रहा है, स्टेपिस हेड पे, क्योंकि ना मैलियस है ना इंकस है, दोनों चीजें नहीं है। उसके बाद टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ स्टेपिस की फुट प्लेट नजर आ रही है हमें, मतलब स्टेपिस का हेड भी नहीं है, स्टेपिस के सिर्फ फुट प्लेट है। तो तब हम ग्राफ्ट को इतना आगे ले आए हैं कि यहाँ तक ग्राफ्ट आना चाहिए था, ये तो सारा मिडिल ईयर था, ये तो सारे ओसिकल्स की जगह थी। लेकिन अब इतना काम खराब हो गया है कि मिडिल ईयर भी सारा देखें ग्राफ्ट ही नजर आ रहा है हमें, वो स्टेपिस के फुट प्लेट तक ग्राफ्ट पहुंच चुका है, तो वो टाइप 4 टिम्पैनोप्लास्टी होगी। अब जो लास्ट होती है ना, ये सबसे ज्यादा आप समझ लें कि सिवियर और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मसला होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेपिस मौजूद तो है, उसका हेड या उसकी फुट प्लेट मौजूद है, लेकिन वो फिक्स हो चुकी है। अगर आप ग्राफ्ट यहाँ प्लेस भी कर दोगे और वो ग्राफ्ट जो है वो साउंड को लेकर भी आएगा, लेकिन स्टेपिस का जो फुट प्लेट है वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, बिकॉज उसकी फिक्सेशन हो चुकी है। तो अगर स्टेपिस का फुट प्लेट वाइब्रेट नहीं करेगा तो क्या आगे ओवर विंडो से साउंड जाएगी, क्या साउंड की ट्रांसमिशन या वाइब्रेशन की ट्रांसमिशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिक्सेशन है। अब आपको क्या, आपकी ओवर विंडो जाया हो गई, अब ये ओवर विंडो किसी काम की नहीं है, अब आपको एक नई विंडो बनानी पड़ेगी जो कि क्या करे, जो ग्राफ्ट से वाइब्रेशन को रिसीव करे और कोक्लिया तक पहुंचाए। तब आप क्या करते हो, आप एक नई विंडो बनाते हो, इसीलिए इसको फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, आपको एक नया फेनेस्ट्रेशन यानी एक नई ओपनिंग, एक नया होल क्रिएट करना पड़ेगा। और वो आप कहाँ करते हो, हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल दिखाई थी ना, उस हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल में एक ओपनिंग बनानी पड़ती है। अब ये आपकी ओवर विंडो है, लाइक ये वो वाली विंडो है जो साउंड को लेकर जाएगी, और राउंड विंडो तो ठीक है ना, तो राउंड विंडो आपकी रिलीफ विंडो। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि मिडल ईयर की कैविटी ना होने के बराबर होती है, लाइक ये इधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है, तो मिडल ईयर की तो कोई कैविटी नहीं है। अगर आप गौर करें तो साउंड जो है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल ईयर से आपके इनर ईयर में चली गई। तो इसमें ये याद रखना है कि मिडल ईयर की कैविटी नहीं रहती, बहुत थोड़ी सी रह जाती है जो राउंड विंडो के सामने है, ये जो यूस्टेकियन ट्यूब वाली जगह है, सिर्फ ये। अब इसको रीड करते हैं। टाइप 1 में क्या था, इसको मेरिंगोप्लास्टी भी कह सकते हैं, बिकॉज जो हमने रिप्लेसमेंट की थी ना, या हमने जो रिपेयर किया था ना, वो सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का किया था, उसकी परफोरेशन को किया था, ठीक। टाइप 2 में क्या था कि यहाँ तो मैलियस जो था उसका बेचारा इरोड हो गया था, थोड़ा सा खत्म हो गया था, तो यहाँ तो जो मैलियस का थोड़ा बहुत पीस बच गया था, थोड़ी बहुत उसका रेमनेंट था, उसके साथ ग्राफ्ट प्लेस कर दिया या इंकस पे कर दिया। टाइप 3 में क्या था कि ना मैलियस नजर आ रहा था ना इंकस नजर आ रहा था। टाइप 3 में क्या, इसको ना ऐसे याद रख लो कि टाइप 3 में आपको जो ग्राफ्ट है ना वो थर्ड ओसिकल पे प्लेस करना पड़ेगा। तो टाइप 3 में जो ग्राफ्ट है वो थर्ड ओसिकल पे प्लेस करना है। थर्ड ओसिकल क्या होता है, थर्ड ओसिकल होता है स्टेपिस हेड, और इसको हम इसीलिए मेरिंगो स्टेपिडियो पैक्सी भी कहते हैं। पैक्सी होता है कुछ चीज मिल जाए, तो मेरिंगो यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो जो आप ग्राफ्ट रख रहे हो और आपका स्टेपिस मिल गया है, तो मेरिंगो स्टेपिडियो पैक्सी भी इसको कहते हैं टाइप 3 को। अब टाइप 4 में क्या है, यहाँ पर तो चलो स्टेपिस का हेड नजर आ रहा था हमें, टाइप 3 में स्टेपिस का हेड मौजूद था, लेकिन टाइप 4 में तो सिर्फ स्टेपिस की फुट प्लेट ही बची है, तो हमें जो ग्राफ्ट है वो कहाँ रखना पड़ रहा है, स्टेपिस की फुट प्लेट पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप 5 में क्या रहा था कि स्टेपिस की फुट प्लेट मौजूद है बट फिक्स है, वो वाइब्रेट नहीं कर पा रही, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और विंडो बनानी पड़ेगी जो हम सेमी सर्कुलर कनाल में बनाते हैं। तो टाइप 5 को फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, टाइप 5 को फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, टाइप 3 को मेरिंगो स्टेपिडियो पैक्सी और टाइप 1 को मेरिंगो प्लास्टी। ये चीजें याद रखनी है आपने। उसके बाद आ जाओ मेरिंगोप्लास्टी पे। अब अगर आपको टिम्पैनोप्लास्टी नहीं करनी, यानी कि मसला जो है वो ओसिकल्स में कुछ भी नहीं है, मसला सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो आप क्या करोगे, मेरिंगोप्लास्टी, जिसको हमने टाइप 1 टिम्पैनोमेट्री भी कहा था। अब मेरिंगोप्लास्टी में क्या करना है, सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयर करना है, ठीक है। और इसमें आप ग्राफ्ट कहाँ से लोगे, टेम्पोरालिस फेशिया, टेम्पोरालिस फेशिया जो है हमारा ग्राफ्ट ऑफ चॉइस है, या पेरिकोन्ड्रियम से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं आगे, वो सिर्फ यही चीज बता रहा है कि आप जो है होमोग्राफ भी यूज कर सकते हो बाजुकात, और रिपेयर जो है ना उसकी दो टेक्निक्स। अच्छा, ये आपको टेक्निक्स पता नहीं चाहिए, एक होती है अंडरले टेक्निक, एक होती है ओवरले टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरले टेक्निक और ओवरले टेक्निक। अंडरले टेक्निक में क्या करते हैं कि जो ग्राफ्ट है ना उसको प्लेस करते हैं मीडियल टू परफोरेशन, यानी कि इस वाली साइड पे। अब लेट्स सपोज कि ये आपकी मिडल ईयर है ना, टिम्पैनिक ब्रेन है ना, तो ये जो है ये इसकी मीडियल साइड है, और ये जो है ये इसकी लैटरल साइड है। तो अगर हम ग्राफ्ट को प्लेस करेंगे यहाँ पर मीडियल साइड पर तो वो होगी अंडरले टेक्निक, ठीक है। और अगर हम ग्राफ्ट को प्लेस करेंगे लैटरल साइड पे तो वो होगी ओवरले टेक्निक। तो अगर ग्राफ्ट को प्लेस करते हैं मीडियल तो वो होती है अंडरले टेक्निक। और कहते हैं कि अगर बाजुका की परफोरेशन जो है वो थोड़ी बड़ी होती है तो हमें बड़ा ग्राफ डालना पड़ता है, उस केस में हम फिर ग्राफ को सपोर्ट भी करेंगे जेल फॉर्म से। अब जेल फॉर्म कहाँ रखना पड़ेगा, मिडल ईयर में, क्योंकि यहाँ पर हम मीडियल रख रहे हैं ना, तो मीडियल तो मिडल ईयर में मौजूद है। तो जब आप इधर ग्राफ रखोगे ना तो आपको जो जेल फॉर्म है, जो जेल फॉर्म है वो यहाँ पर मिडल ईयर में रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ताकि वो सपोर्ट करेगा उसको। उसके बाद ओवरले टेक्निक में ग्राफ्ट जो है वो उसको रखेंगे लैटरल, यानी इधर ईयर कनाल वाली साइड पे ग्राफ्ट को रखा जाएगा। तो बस ये इतना सा ओवरले अंडरले का आपको पता हो। ओसिकल्स को देखने की या ओसिकल्स की रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट आ जाए जी आप सेंसिटिव। अब हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस यहाँ पे खत्म हो गया। क्या चीजें पड़ी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में? कैरेक्टरिस्टिक जो बताई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ऑडियोग्राम जो एबी गैप होता है वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो टिम्पैनोप्लास्टी और उसकी टाइप्स बताई, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। सेंसिटिव हेयरिंग लॉस में क्या होगा कि जो मसला है ना वो या तो आपके कोक्लिया में होगा, या आपकी एट्थ नर्व में होगा, या आपका जो सेंट्रल ऑडिटरी पूरा पाथवे उसमें होगा, ठीक है। तो अब ये भी कंजेनिटल हो सकते हैं या क्वायर्ड हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखनी है। रीनिस टेस्ट कंडक्टिव में तो पॉजिटिव आता है, लेकिन रीनिस टेस्ट सेंसिन्यूरल में, सॉरी, कंडक्टिव में रीनिस टेस्ट नेगेटिव आता है, सेंसिन्यूरल में रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है। आपको पता है पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि इसमें बोन कंडक्शन तो बिल्कुल जीरो ही होती है, तो एयर कंडक्शन थोड़ी सी बोन कंडक्शन से बेहतर ही होती है, तो इसलिए रीनिस टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। और जो वेबर टेस्ट है वो बेटर ईयर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने अफेक्टेड ईयर की तरफ तो वो जा ही नहीं सकता ना, अफेक्टेड ईयर में तो कुछ है ही नहीं साउंड ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो बेटर ईयर की तरफ जाएगा। बोन कंडक्शन इसमें आपको रिड्यूस्ड मिलेगी। हाई फ्रीक्वेंसीज को, कंडक्टिव जो था वो लो फ्रीक्वेंसीज को इन्वॉल्व कर रहा था, ये हाई को करता है। इसमें आपको कोई भी गैप नहीं मिलता, ये मैंने आप ऑडियोग्राम वाली वीडियो में बार बार बताया हुआ है कि इसमें दोनों कर्व्स ही नीचे आएंगी, बोन कंडक्शन वाली भी और एयर कंडक्शन वाली भी। इसमें लॉस जो है वो 60 डेसिबल से ज्यादा हो सकता है, और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इसमें बहुत पुअर होती है। और अगर थोड़ा सा शोर होगा तब आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो ये बहुत इजी सी कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे, तो हमें ये सारी चीजें खुद ब खुद याद रहती हैं। अब आ जाए टियोलॉजी पे। जैसे कंडक्टिव की टियोलॉजी पढ़ी थी ना, कुछ कंजेनिटल कॉजेज थे, कुछ अक्वायर्ड थे, बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी भी याद करनी है। कंजेनिटल यानी जो एट बर्थ होगा, ठीक है। अब कंजेनिटल में क्या हो सकता है? कोई भी इनर की एनोमली थी, कोई डैमेज था हेयरिंग अपरेटस को, पेरीनेटल फैक्टर या प्रीनेटल फैक्टर की वजह से। अक्वायर्ड में ना, अक्वायर्ड इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज है। अगर लैब्रिंथ का इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल, आगे हम ये पढ़ेंगे। ये वाला जो लिखा है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैब्रिंथ, ये सारे हमने डिटेल में पढ़ने हैं। तो वायरल, बैक्टीरियल या कोई भी कॉज हो सकता है। लैब्रिंथ को कोई ट्रोमा या एट्थ नर्व का कोई ट्रोमा हो। अब आप लोगों को मैंने ना वहां पर एक जिक्र किया था जब हीमोटेम्पनम का बात की थी, और आप लोगों को ये चीज डिस्कस भी कराई हुई है कि जो टेम्पोरल बोन है ना उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो जाए, तो वो क्या करती है? वो फ्रैक्चर ना टेम्पोरल बोन के दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होना टेम्पोरल बोन का, तो वो ज्यादातर अफेक्ट करता है आपके लैब्रिंथ को या एट्थ नर्व को, और आपको सेंसिनुलर हेयरिंग लॉस करा देता है। वरना जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है ना, वो सिर्फ आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को या कंडक्शन को, तो लॉन्गिट्यूडनल में सिर्फ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। लेकिन अगर तो फ्रैक्चर ट्रांसवर्स होगा तो उसमें ये वाला लॉस होता है, सेंसिनुलर, ठीक है। लेकिन आप इतना ज्यादा पेपर में ना लिखो, आप पेपर में सिंपली लिख के आ सकते हो कि फ्रैक्चर, ठीक है, आप ना लिखो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अच्छा, नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। ऑटोटॉक्सिक आप कोई ड्रग्स ऐसी ले रहे हो। प्रेस्पाइक्यूसिस, प्रेस्पाइक्यूसिस होता है कि एजिंग की वजह से। मिनियर डिजीज हमने डिटेल में पढ़ी थी कि एंडोलिम्फ का प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाता है। अकोस्टिक न्यूरोमा, ठीक है, ट्यूमर बन गया। सडन हेयरिंग लॉस, सडन हेयरिंग लॉस भी देखेंगे। इसमें ये होता है कि कोई हमें कॉज नहीं पता होता कि क्यों हेयरिंग लॉस है, बस अचानक से हेयरिंग लॉस, एक दिन में या 2 दिन में हेयरिंग लॉस, हमें हिस्ट्री मिल रही होती है 1 या 2 दिन की। तो फिर हम इसको भी देखेंगे कैसे मैनेज करते हैं। फिर आगे फेमिलियल प्रोग्रेसिव सेंसिनुलर हेयरिंग लॉस, और लास्ट में अगर कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो, डायबिटीज वगैरह, तो ये इसके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखने हैं। ये है अक्वायर्ड कॉजेज। अब हम डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री पता हो, कि हिस्ट्री से आपको पता चलेगा क्या ये कंजेनिटल है या क्वायर्ड है, प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई दूसरा सिम्टम सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री से पता चलेंगी। फिर आपने सेवेरिटी भी देखनी है कि माइल्ड लॉस है, मॉडरेट, वो आपको मैंने ऑडियोग्राम वाली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर यहाँ पर है तो माइल्ड है, अगर 70-80 पे पहुंच गया तो मॉडरेट है, अगर इससे नीचे है तो प्रोफाउंड या सिवियर हेयरिंग लॉस है, ठीक है। तो ये चीज भी आपने देखनी है, सेवेरिटी। फिर आपने टाइप ऑफ ऑडियोग्राम देखनी है, ऑडियोग्राम हाई फ्रीक्वेंसी है या लो फ्रीक्वेंसी। टाइप ऑफ ऑडियोग्राम में ये देखोगे कि जो अब जैसे इस वाले कर्व में क्या नजर आ रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज है ना उनका लॉस हुआ है, यहाँ पर कर्व ज्यादा नीचे आई है, तो आप ये देखते हो कि लो फ्रीक्वेंसीज में ज्यादा लॉस है। अगर लो फ्रीक्वेंसीज में तो जो कर्व है वो राइजिंग कर्व बनती है, यानी यहाँ पर ज्यादा कर्व नीचे होती है। हाई फ्रीक्वेंसीज का तो कर्व जो है वो स्लोपिंग बनती है। तो इस तरह से आपने देखना है कि हाई फ्रीक्वेंसीज का है या लो फ्रीक्वेंसीज का। फिर आप साइट देखते हो कि कोक्लियर है या रिट्रोकोक्लियर है। इसके लिए डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, या इसके लिए हमने कुछ स्पेशल टेस्ट पढ़े थे जो कि हमें बताते हैं कि लेकिन रिट्रोकोक्लियर है या कोक्लियर है, जो मैंने आपको वहां पर पढ़ाए थे मिनियर डिजीज वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट कुछ करवाए जाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट क्यों? ताकि इसमें एक्सरे सिटी स्कैन तो चलो इमेजिंग टेक्निक तो आएंगी, लेकिन इसके अलावा इसमें हमने क्या देखना है? ब्लड काउंट देखना है कि कहीं ल्यूकीमिया तो नहीं है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है मिडिल ईयर में, ब्लड शुगर डायबिटीज तो नहीं है, सिफिलिस का टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये सारे हम सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए। तो ये सारी चीजें डायग्नोसिस जो है आपको पता हो। अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में हमें इतना ज्यादा नहीं करवाना पड़ा, तो उसमें हम सिर्फ फोटोस्कोपी करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, या हम क्या कर लेंगे, हम टिम्पैनोमेट्री कर लेंगे, हम जो है वो ऑडियोमेट्री कर लेंगे, तो हमें इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़े, तो आपको ये याद रखना है। मैनेजमेंट की तरफ आ जाए। मैनेजमेंट सेंसिटिव हेयरिंग लॉस में अब कैसे करनी है? मैनेजमेंट आप कॉज पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो इसकी अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली उसको डिटेक्ट कर लो, ठीक है।
अच्छा, ताकि आप उसकी प्रोग्रेशन को रोक सको। अब अगर तो सिफिलिस था कोर्स, फिर तो इसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, उसको पेंसिलिन दे दोगे। पेंसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस के लिए, तो हाई डोजेस पेंसिलिन दे दोगे या स्टीरोइड दे दोगे। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म कोर्स था, तो हाइपरथायरॉइडिज्म के केसेस में आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी उसके हार्मोन रिप्लेस कर दोगे। अगर सीरियस लैब्रिंथाइटिस था, जो मैंने आपको कहा कि हम लैब्रिंथ की इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, तो लैब्रिंथाइटिस हो चुका था, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें देखना पड़ेगा कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन था, उसको ठीक कर दें। अगर मिनियर डिजीज थी, तो उसका मैनेजमेंट कर देंगे। अगर फिस्टुला है कोई, तो उसको सर्जिकली करेक्ट कर देंगे। अगर ऑटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से ये लॉस हो रहा था, तो हम ड्रग्स को रोक देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे थेरेपी को। ठीक है। अगर नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस था, तो हम फर्दर डिटोरेशन को रोकेंगे, पर्सन को कहेंगे अपनी सराउंडिंग चेंज करो, अपना ऑक्यूपेशन चेंज करो, इस नॉइस से बचो। सही है। तो ये सारा डिपेंड करता है कॉज पे। कॉज पता होगा तो आप उसको ट्रीट करोगे। अब हम देखने लगे हैं जी स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ हियरिंग लॉस, यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे अगर लैब्रिंथ की इन्फ्लेमेशन हो जाए। अब आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन वायरल कॉज की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकता है, सिफिलिस